गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम अथवा स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के बारे में बात करेंगे और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो इस उपागम को परिभाषित या इसका अर्थ को ज़्यादा डिटेल में ना जा कर के भारतीय समाजशास्त्रियों का जो योगदान है अथवा किन भारतीय समाजशास्त्रियों ने इस उपागम के आधार पर अपना योगदान भारतीय समाजशास्त्र के अंतर्गत दिया है, उस पर हम मेन एम्फेसिस हमारा रहेगा। तो पहले हम संक्षेप में ये समझ लें कि संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम है क्या। सामाजिक यथार्थ को समझने के लिए संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण स्थान है, जो सामाजिक यथार्थ की प्रकृति को समझने में सक्षम है। और किंग्सले डेविस ने तो इस उपागम को समाजशास्त्र का पर्याय भी मान लिया था या समाजशास्त्र का पर्याय बताया था। यह उपागम मात्र समाजशास्त्र में ही प्रयुक्त नहीं होता है, वरन भौतिक और प्राकृतिक विज्ञानों में इस उपागम का उपयोग समाजशास्त्र से भी पहले प्रारंभ हुआ था। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का मूल आधार यह है कि वह समाज को स्वचालित व्यवस्था मानता है, अर्थात जिसके अनेक अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और परस्पर अंतर्निर्भर हैं। यहाँ सिस्टम का अर्थ है अथवा व्यवस्था का अर्थ है कि वह समन्वित पूर्णता को महत्व देती है, न कि विभिन्न भागों को। और अंतर्निर्भरता और अंतर संबंध यह दर्शाते हैं कि एक भाग में परिवर्तन होने से अन्य भागों में भी परिवर्तन होगा और इससे व्यवस्था का संतुलन और स्थायित्व बना रहता है। तो मेन जो है, यदि हम मानवशास्त्र में इस उपागम की बात करें तो मानवशास्त्र में इस उपागम का उपयोग आदिवासी समाजों के उन स्वरूपों के अध्ययन के लिए किया गया है जो समाजों में एकता के लिए अध्ययनों में अपना योगदान देते हैं। अर्थात मानवशास्त्रियों ने इस उपागम का काफ़ी प्रयोग अपने अध्ययनों के अंतर्गत किया है, क्योंकि यह उपागम क्षेत्र अध्ययन के साथ में भी जुड़ा हुआ है। तो समाजशास्त्रीय प्रकार्यवाद या हम कहें संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम मानवशास्त्र के संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम से बहुत मिलता जुलता है। जो विद्वान या समाजशास्त्री इस उपागम का उपयोग करते हैं, उन लोगों का उद्देश्य समाज में व्यवस्था और उससे उत्पन्न होने वाले प्रतिमानों का अध्ययन करना है। उनके सैद्धांतिक और आनुभविक विश्लेषण सामान्यतः इस मान्यता पर, इस अनुमान पर आधारित होते हैं कि समाज में एकता और स्थायित्व विद्यमान है। सामाजिक प्रबंधन या मैनेजमेंट और संस्कृति के माध्यम से धरोहर के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी यह ट्रांसमिट होता है या हस्तांतरित होता रहता है। इस परिप्रेक्ष्य के बारे में रेडक्लिफ ब्राउन, प्रसिद्ध मानवशास्त्री, कहते हैं कि किसी समाज की सामाजिक संरचना जिसमें समस्त व्यवहार और आचार सम्मिलित हैं, कैसे प्रकार्यात्मक एकता को स्थापित करते हैं, कैसे संपूर्णता के सभी भाग एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, जिससे आंतरिक एकता स्थापित हो जाती है और बिना किसी तनाव या संघर्ष के लोग अपने मतभेद कैसे सुलझा लेते हैं, कैसे एकता के सूत्र में बंधे रहते हैं। यह उपागम यह भी समझाने का या समझने का प्रयास करता है कि संस्कृति अथवा व्यवस्था की संरचना, विश्वास, भूमिकाएं, प्रथाएं और संस्थाएं कैसे अपनी भूमिकाएं अदा करती हैं। तो मेन इसका जो जोर होता है या इसका कहें कि सेंटर पॉइंट है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का, वो सामाजिक व्यवस्था के ऊपर है। इस उपागम में समाज के प्रति जो भी दृष्टि है उसमें संघर्ष अथवा विरोधाभासों की जगह नहीं है। प्रकार्यात्मक एकता का संबंध इस परिप्रेक्ष्य में सामाजिक व्यवस्था के रूप में परिभाषित प्रकार्यात्मक एकता से है। इस उपागम में समाज को परिभाषित करने का अर्थ है कि व्यवस्था की हर इकाई को समझाया जाए। यह विश्वास भी इसमें निहित है कि समाज विभिन्न इकाइयों से मिलकर बनता है
और उसका संयोजन आपसी सहमति से ही संभव होता है। सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन धीमी गति से होता है और धीरे धीरे लोग नए को स्वीकार करते हैं, अर्थात यह स्थिर नहीं है। सामाजिक व्यवस्था भी परिवर्तनशील है क्योंकि संस्कृति भी परिवर्तनशील है, लेकिन ये परिवर्तन धीमी गति से होते हैं। तो यहाँ प्रश्न ये भी उठाया जाता है कि संरचना में परिवर्तन कैसे किए जाते हैं। भारत में तार्किक शोध के लिए संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपयोग का श्रेय प्रोफेसर M.N. श्रीनिवास को दिया जा सकता है या दिया जाना चाहिए। इस उपागम की समानता जैविकीय विज्ञान के सूत्रों से की जा सकती है। जैविकीय विज्ञानों में संरचना का अर्थ है शरीर के अंगों का कार्यात्मक संयोजन, अर्थात हमारे शरीर के विभिन्न अंग हैं और वो विभिन्न अंगों का एक निश्चित स्थान है। उन सब के अलग अलग कार्य हैं और सभी अंग अपने निर्धारित कार्यों को करते हैं और जीवन को बनाए रखते हैं, उसका संचालन करते हैं। हमारा शरीर तभी चलता है जब विभिन्न अंग अपना अपना कार्य, अपना अपना स्थान महत्वपूर्ण रूप से क्रियान्वित रखते हैं। विभिन्न अंगों के तालमेल से ही शरीर संचालित होता है। यह उपागम इन दोनों के बीच समानता का चित्र प्रस्तुत करता है। श्रीनिवास, प्रोफेसर M.N. श्रीनिवास का विचार है कि संरचना और प्रकार्य की अवधारणाएं यह समझती है कि समाज एक संपूर्णता है और उसके अनेक हिस्से हैं। शरीर की तरह ही समाज के भी विभिन्न हिस्से हैं, विभिन्न संस्थाएं हैं, विभिन्न ग्रुप्स हैं जो एक दूसरे से संबंधित हैं और सबका अपना अपना निर्धारित कार्य है। इसका यह अर्थ है कि समाज के विभिन्न समूह और श्रेणियां जो समाज का हिस्सा है एक दूसरे से अंतर संबंधित है। सामाजिक यथार्थता को समझने के लिए यह उपागम क्षेत्रीय कार्य अथवा फील्ड वर्क पर अधिक आश्रित है, उस पर अधिक जोर देता है। यानी हम अवलोकन आधारित अध्ययनों को इसके अंतर्गत लेते हैं। प्रोफेसर M.N. श्रीनिवास, S.C. दुबे, मैकिम मैरियट, I.P. देसाई, D.N. मजूमदार आदि भारतीय समाजशास्त्रियों ने इस उपागम का प्रयोग करते हुए विभिन्न क्षेत्रीय कार्य किए और भारतीय समाज में हम यदि इनके सहयोग को देखें, इनके योगदान को देखें, तो प्रोफेसर S.C. दुबे का इंडियन विलेज तथा ग्रामीण परिवर्तन के विश्लेषण का इंडियाज चेंजिंग विलेजेस, प्रोफेसर M.N. श्रीनिवास की रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडियन प्रोफेसर M.N. श्रीनिवास की रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया, बेली की कास्ट एंड द इकोनॉमिक फ्रंटियर, दूसरा ट्राइब, कास्ट एंड नेशन तथा पॉलिटिक्स एंड सोशल चेंज, S.C. मेयर की कास्ट एंड किनशिप इन सेंट्रल इंडिया, और इसके साथ साथ आदि कुछ महत्वपूर्ण अध्ययन हैं जिनमें हमें संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का प्रयोग देखने को मिलता है और ये महत्वपूर्ण योगदान हमारे भारतीय समाजशास्त्र के लिए अमूल्य निधि है। इसी प्रकार मैकिम मैरियट द्वारा संपादित ग्रंथ विलेज इंडिया स्टडीज इन द लिटिल कम्युनिटी तथा श्रीनिवास द्वारा संपादित इंडियाज विलेजेस में गांवों पर अनेक लेखों का संकलन किया गया है जिनमें अध्ययन इसी विषय परिधि में किया गया है। रॉस की फैमिली इन एन अर्बन सेटिंग में भारतीय परिवार में होने वाले परिवर्तनों के अध्ययनों में हमें प्रकार्यात्मक विश्लेषण के प्रयोग का अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है। इसी प्रकार से इरावती कर्वे की किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया भी एक अमूल्य कृति है। D.N. मजूमदार की रूरल प्रोफाइल्स, कास्ट एंड कम्युनिकेशन आदि शोध प्रबंध जो विद्यार्थियों द्वारा किए गए हैं में भी इस पद्धति का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार इस उपागम की अनुस्थापना के प्रमुख भारतीय समाजशास्त्री हम M.N. श्रीनिवास, S.C. दुबे और D.N. मजूमदार को
मानते हैं, इनका विश्लेषण हम आगे विस्तृत रूप से करेंगे। तो इस प्रकार वैज्ञानिक समाजशास्त्रीय विश्लेषण के क्षेत्र में भारतीय समाजशास्त्र के इस उपागम का भारत में सामाजिक अनुसंधान की परंपरा पर सर्वाधिक गंभीर, महत्वपूर्ण और स्थायी प्रभाव देखने को मिलता है। यद्यपि अब तक किए गए अध्ययन स्थानीय और क्षेत्रीय महत्व के हैं और अनेक अवधारणाएं जिन्हें सामाजिक परिवर्तन के विश्लेषण के लिए प्रयोग किया गया है, जैसे एम.एन. श्रीनिवास का ब्राह्मणीकरण अथवा संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण, मैरियट का सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण, एस.सी. दुबे के अंतःक्रियात्मक सांस्कृतिक परंपराओं के श्रेणीबद्ध स्तरों की अवधारणाएं आदि। उनमें अनेक सीमाएं हैं, लेकिन ये कार्यकारी अवधारणाएं प्रदान करते हैं और भारत में वैज्ञानिक ढंग से समाजशास्त्रीय अध्ययन जारी रखने के लिए एक क्रियाशील परिधि प्रस्तुत करते हैं।